अच्छा भाई, आप एक और चीज़ बता रहे थे कि आप एक ऐसी जगह गए थे जहाँ पे मरे हुए लोग के साथ रह रहे हैं, जीते हैं। हाँ, वो तोराजा है। वहाँ पे लोग आज भी मुर्दा लोगों के साथ रहते हैं। ये कहाँ पे? ये तोराजा में पड़ता है, इंडोनेशिया का ही पार्ट है। मकासर से बस लेके जाना पड़ता है अंदर, 600 किलोमीटर के आसपास एक तोराजा करके जगह है, काफ़ी ये इंटरेस्टिंग जंगल है? जंगल नहीं है, टाउन है। लेकिन वहाँ पे लोगों ने घर काफ़ी इंटरेस्टिंग बना रखे हैं। आप लोगों को थोड़े से एक तोंगकॉन टाइप के, मतलब हट टाइप के घर देखने को मिलेंगे, लेकिन काफ़ी अलग डिज़ाइन है उनका। तो उन लोगों का बिलीव ऐसा है कि हम लोग अगर अपने एंसेस्टर्स की टेक केयर करेंगे ना तो हम लोग पैसे वाले बनेंगे। तो वहाँ पे लोगों ने मुर्दा लोगों को अपने घर में रख रखा है। डेड बॉडीज पड़ी हैं? डेड बॉडीज पड़ी हैं कितने उनको। सालों से रखा हुआ है मुर्दों? कई डेड बॉडीज को तो 30-30 साल से रखा हुआ है। तो भाई स्मेल और वो नहीं होती क्या, नहीं, डिकम्पोज? वो लोग नेचुरल मेडिसिन यूज़ करते हैं। और जब कोई मरता है ना तो उसके बॉडी में एक एसिड रहता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो वो बॉडी 10 साल 15 साल तक उसकी बॉडी जैसी अपनी स्किन है ना, एज इट इज स्किन रहती है। अच्छा, एज इट इज मतलब गलती नहीं है, गलती नहीं है बॉडी। बॉडी और सड़ती चली जाती है टाइम से। सूखती है लेकिन सड़ती नहीं है बॉडी, ऐसा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ उन लोगों के बारे में, तोराजा के लोगों का जो फ्यूनरल सेरेमनी है वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्यूनरल सेरेमनी है। ऐसा क्या प्रैक्टिस करते हैं वो उसमें? उसमें जैसे कि कोई फैमिली में मर गया तो उसको इंस्टेंट उसका फ्यूनरल नहीं हो जाता। ऐसा है कि तोराजा के लोगों का मानना है कि किसी का फ्यूनरल कर रहे हो, दैट मीन्स उसके फ्यूनरल में मिनिमम 50 बफेलोज को सेक्रीफाई करना पड़ता है। और जब तक 50 बफेलोज का ब्लड जमीन पे नहीं गिरता तब तक उन लोगों का बिलीव है कि उस बंदे की आत्मा भगवान तक नहीं पहुंचती। 50+ बफेलोज, 100+ पिग्स को मारा जाता है। अरे, और ये फ्यूनरल में करते क्या हैं बॉडी, डेड बॉडी के साथ? डेड बॉडी को तो पहले तो सुनाया जाता है, फिर उसको क्या किया? मतलब जब मर जाता है तो 1-2 साल तक, जब तक पैसे नहीं हो जाते फैमिली के पास में, तब तक बॉडी को घर में रखा जाता है। और जैसे जो जिंदा इंसान रहता है उसकी तरह रिस्पेक्ट दी जाती है। खाना रखा जाता है। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो डोर को नॉक किया जाता है। और इवन जब उसके जैसे सपोज मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, मैं गया था उनसे मिलने, उनको सिक पीपल बोला जाता है। दे कॉल दैट सिक पीपल। हाँ, डेड बॉडीज को सिक पीपल। जब तक फ्यूनरल नहीं होता तब तक वो सिक हैं, मतलब बीमार हैं। तो उनसे मिलने के लिए जैसे मैं गया था उनसे मिलने के लिए, तो जो उनकी डॉटर थी वो, उनकी मदर मर गई थी, तो वो उन्होंने डोर नॉक किया और उनसे पूछा, परमिशन ली कि आपसे एक इंडिया से मिलने आया तो वो आपसे मिल सकता है क्या नहीं। तो उन्होंने पता नहीं, अब वो एक लॉजिक रहता है तो हाँ ठीक है, हाँ बोल आने दो। तो ये वेट इसलिए करते हैं कि फ्यूनरल के पैसे इकट्ठे हो जाए और फ्यूनरल बना पाए, तो इसलिए वेट करते हैं कि जब तक इकट्ठे नहीं होते तब तक ये लोग घर में रखते हैं अपने खुद। कितनी भी जनरेशन के लोग को रख लेते हैं, दादाजी को भी, और हाँ, सबको रखते हैं। और अगर कभी पैसे आए ही नहीं, पैसे आते हैं, डोनेशन करते हैं और लोग शुरू से इकट्ठा करते हैं। और जो मरता है ना आदमी, वो अपने फ्यूनरल के लिए पैसा छोड़ के जाता है। अपने गांव में क्या होता है, लोग, हाँ मेरी दादी इतना पैसा छोड़ के गई वो पैसा वो उसकी फ्यूनरल में लगेगा, वो पैसा कि ये मुझे शांति से मुक्ति मिल जाए, जल्दी मिल जाए। हाँ, और फिर ये बरी करते हैं, मतलब दफन करते हैं कैसे? बरी नहीं करते। जैसे 2 साल बाद किसी बंदे का फ्यूनरल करा है उन्होंने, तो फ्यूनरल में 100+ बफेलोज को मारते हैं, मतलब 50+ बफेलोज और 150+ पिग्स को मारते हैं। मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं, बट मिनिमम 100 होने चाहिए। जितना ज़्यादा ब्लड गिरेगा उतनी जल्दी उसकी आत्मा भगवान तक पहुंचेगी। मतलब बॉडी को दफना देते हैं या जला देते हैं? बॉडी को दफनाते नहीं है। उन्होंने जैसे घर रहता है ना, उस तरीके से कब्र बना रखी है, वहाँ पे पूरी फैमिली की बॉडीज को डाला जाता है। अच्छा। और हर 3-4 साल में बॉडी को बाहर निकाला जाता है और बॉडी को क्लीन किया जाता है। पूरा क्लीनिंग प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं मैनेने सेरेमनी। अच्छा, मैनेने सेरेमनी करते हैं। क्लीन करने के बाद करते हैं। क्लीन करने के बाद फैमिली रिलेटिव्स आते हैं, आपस में बातें करते हैं, फोटो वोटो खिंचाते हैं और इवन उससे बातें करते हैं, सेल्फी लेते हैं। और कोई जो फैमिली मेंबर आया नहीं है उसको वीडियो कॉल में बातें करवाते हैं उससे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसा लगता है जैसे मेंटल चल रहे हैं उस ट्राइब में, उस एरिया पे। हाँ, मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं। वो इतना, मतलब वहाँ पे इंटरनेट है, अच्छा खासा इंटरनेट है, तो इंटरनेट की कोई दिक्कत नहीं है। और टाउन है, वो अच्छा खासा टाउन है। लेकिन लोगों के थोड़े जो बिलीव्स है ना, वो बहुत शॉकिंग है। वो मतलब पहली बार मैं गया, मैं कि यार कोई कैसे मुर्दा लोगों के साथ रह सकता है। अपने तो यहाँ भूत प्रेत में लोग भरोसा करते हैं और इनको भूत वूत नहीं खाते क्या? सही बात है। और उन लोगों के लोग, हाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़, वहाँ पे एक फैमिली से मिला था जब मेरा गाइड था, वो बोल रहा था कि आज से अगर मैं बात करूँ 20-25 साल पहले तक, वहाँ पे जब क्लीनिंग करते थे आत्माएं भी आती थी वहाँ पे।
अच्छा लोग बोलते हैं वहां पे, बोलते हैं कि आत्मा, वो जो डेड बॉडी थी वो खुद भी चलती थी। भाई ये क्या बता रहे हो और ये मेरे लिए काफी शॉकिंग था। मैं बिलीव तो नहीं होगा, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं तो उन्होंने अगर देखा होगा तभी बोल रहे हैं, मानना पड़ेगा। और वो बोल रहे थे, बोले कि ऐसे भी लोग हैं जो अपना गला काट के जोड़ भी लेते थे। तो राजा में बोलते कि सबसे ज्यादा भूत प्रेत है वहां पे। मतलब इस टाइम पे जब वो फिनरल करते हैं, वो अगस्त के टाइम पे ही होती है वहां पे। मतलब जो मैनेने सेरेमनी होती है वो अगस्त में ही होती है, हार्वेस्टिंग के बाद में। और उस टाइम पे बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअल थिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। पूरी सिटी के अंदर डेड बॉडीज देखने को मिलेंगी, और ऐसे ही डेड बॉडी को डाल रखी है, हड्डियां मिलेंगी। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग सिटी है। हाँ बहुत। और वो किसकी पूजा करते हैं, किसी पर्टिकुलर? सब क्रिश्चियन है, मतलब जीसस की पूजा करते हैं। और वहाँ पे गवर्नमेंट वगैरह कुछ है वो? गवर्नमेंट है, हाँ, रूल चलता है वहाँ पे, सब चलता है। लेकिन उन लोगों के जैसे अपने अलग बिलीफ्स हैं, अपन जलाते हैं बॉडीज़ को, उन लोगों के बिलीफ्स हैं बॉडी को टेक केयर करो, हम पैसे वाले बनेंगे। बिकॉज उन लोग आज से कई साल पहले है ना, उनकी स्टोरी भी ऐसी है। ये लोग किस वजह से क्लीन करते हैं, आज से कई साल पहले उनके एंसेस्टर्स को एक बॉडी मिली थी जंगल में। तो उस बॉडी को ये लोग घर में लाए और बॉडी का टेक केयर किया, और 1 साल बाद जिन्होंने टेक केयर किया वो पैसे वाले बन गए। तब से इन लोगों ने उस पर बिलीव करना चालू किया, और तब से बॉडी का टेक केयर करते हैं लोग। और ये पैसा कितना, मतलब कि इतनी वहाँ फैसिलिटीज हैं कि पैसा आप यूज में कर पाओ इतना? मतलब क्या क्या है वहाँ पे? फिनरल कार वगैरह सब चलता है? हाँ, कार वगैरह सब चलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज, एक फिनरल सेरेमनी में 50 से 60 लाख रुपया खर्च होता है मिनिमम। हमारे इंडिया के हिसाब से 50, इंडिया के हिसाब से 50 से 60 लाख रुपया। और एक बफेलो, वाइट बफेलो, उसको बोलते हैं एल्बिनो। एल्बिनो हर फिनरल सेरेमनी में एक एल्बिनो तो होना ही चाहिए। मतलब ऐसा बोलते हैं कि वो एल्बिनो वाइट कलर का बफेलो होता है। बोलते हैं कि इसमें सारी आत्माएं इसमें बसती है। इसको जब तक सेक्रीफाई नहीं करेंगे तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बाप रे भाई, कैसे और एक एल्बिनो का कॉस्ट रहता है 10-15 लाख रुपए, एक एल्बिनो का। ये तो फ्यूनरली शादी जैसे इंडिया में शादी होती है उतना कॉस्ट लग रहा है। उतना कॉस्ट लगता उससे भी ज्यादा। सही में 20 लाख में हो जाए शादी। हाँ, 20 लाख में शादी हो जाती है। 20 लाख की तो गाड़ी मिले है तुम्हें। भाई ये तो हुई ट्राइब की बात, लेकिन आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि आप किन्हीं कंट्रीज में अरेस्ट हो जाते हो, किन्हीं कंट्रीज में किडनैप हो जाते हो। ये क्या सिस्टम है भाई, ज़रा इसके बारे में बताओ। जब से मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया ना, मेरी लाइफ में अच्छा कुछ नहीं हुआ। मतलब किसी ना किसी कंट्री में चोट मेरे साथ हुई है। तो एक किस्सा मेरे साथ हुआ था इथोपिया में। मैं फर्स्ट टाइम लैंड हुआ इथोपिया में, तो उस टाइम पे मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे मैंने एक नॉर्मल टैक्सी बुक करके मैं वापस चला गया। लेकिन जब मैंने इथोपिया का पूरा ट्रिप कंप्लीट कर लिया था, तो मेरा प्लान था वहाँ से इजिप्ट जाने का। तो जब मैं वापस आ रहा था तो इजिप्ट वालों ने मुझे डिनाई कर दिया, मैं एयरपोर्ट आ गया। तो वापस उन्होंने डिनाई कर दिया, तो मुझे हॉस्टल में जाना था वापस, किसी हॉस्टल में। तो मैंने बाहर टैक्सी बुक की, और टैक्सी बुक की तो टैक्सी वाला पूरे रास्ते तो मेरे को, हमने पैसे डिसाइड कर लिए कि भाई इतने पैसे देने मेरे को। तो फिर थोड़े रास्ते बीच में जाके वो पूरा जगह ही डाइवर्ट कर लिया उसने। हॉस्टल की तरफ जा नहीं रहा, वो कहीं और ही चला गया। और जो ये पता चल रहा था आपको? हाँ, मेरे पास मैप में था पूरा, कहीं और जा रहा है। मैंने कहा कहाँ जा रहा है? उसने पूरे डोर लॉक कर लिया, आगे से वो बटन दबा हो जाते हैं डोर लॉक, और शीशे चढ़ा लिए, और शीशे बिल्कुल ब्लैक थे। अब वो गाड़ी चलाए जा रहा और बोलता है कि गिव मी मनी। फिर बोलता है कि गिव मी $200। मैंने कहा पैसे वैसे नहीं मेरे पास, और मैं तो वापस जा रहा था, तो पैसे लिटरली नहीं थे मेरे पास। तो बोलता है कि गिव मी मनी अदरवाइज आई विल ब्रिंग यू समवेयर एल्स। तो मैंने कहा कि भाई पैसे नहीं है मेरे पास, तो गाड़ी रोक, मैं देता हूँ तुझे पैसे। मेरा ऐसा था कि गाड़ी रोकेगा ना तो मैं बाहर निकल के भाग जाऊँगा, बैग छोड़ जाऊँगा। स्ट्रीट कैसी थी जिस पे आप थे? मतलब बिजी रोड थी वो? नहीं, वो ले गया अंदर गलियों में ले गया। और आपने अफ्रीका की गलियां देखी होंगी ना, है जैसे बिल्कुल बेकार है ना, जैसे लोग वहाँ पे बिल्कुल गरीबी में जी रहे हैं और लोग डरावने दिखते हैं, और उस गली में था। अब उस बंदे ने दरवाज़ा नहीं खोला, और मेरा जो दिल था ना वो बिल्कुल घबरा गया। मैंने कहा यार आज तो मैं गया, ये मेरी ज़िंदगी का लास्ट दिन है, पता नहीं कहाँ ले जाके बेचेगा मुझे। फिर मैंने उसको बोला, मेरे को देख भाई, मेरी जेब में जो पैसे हैं ना, मेरे हाथ में जितने पैसे निकले ना, मेरे जेब में जितने भी थे इथोपियन करेंसी, मैंने उसको मुंह पे मार दी। मैंने कहा तू अब दरवाज़ा खोल। बोला नहीं, गिव मी मनी। मैंने कहा भाई है ही नहीं मुझको, तुम क्या गिव मी मोर। मैंने कहा भाई पैसे नहीं है मेरे पास। फिर मैंने बैग में चेक किया, कुछ पैसे नहीं, सारे पैसे तो उसको दे दिए मैंने। अब वो महाराज ना खोले। फिर बाद में मैं
उसका गला पकड़ लिया, मैंने उसको नेक पकड़ लिया, उसका आगे था वो सीट। उसकी बिल्ड कैसी थी? वो लंबा चौड़ा था? मतलब नॉर्मल था, मतलब थोड़ा पर था हट्टा कट्टा। अफ्रीका के लोग देखे होंगे थोड़े से रहती है उनकी बॉडी, और अफ्रीका के लोग तो रहते भी काफ़ी हट्टे कट्टे हैं। तो मैंने उसको गला पकड़ लिया और वो सीट को उसने ऐसे ही नॉक किया ना नीचे से, तो सीट मेरे ऊपर आ गई, तो मेरा उसके छूट गया गला। तो फिर बाद में मेरा हाथ क्या साइड में था, जो बगल में जो सीट रहती है, मैंने उसका बटन दबाया और वो गेट खुल गया। मैंने फटाफट से दरवाज़ा खोल के बैग एक हाथ में पकड़ के मैं तो भाग गया। और वो टैक्सी वाला भी स्पीड पे थी गाड़ी? नहीं, उस टाइम पे उसने रोक रखी थी, रोक के मेरे से पैसे मांग रहा था वो। तो फिर मैंने बैग उठाया और मैं भाग गया, और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा वो कहाँ पे है। और वो उसने भी मेरे को नहीं पता वो चला गया, पीछे आया क्या आया, और मैं भाग गया। और एक होटल था, सीधा मैं वहाँ घुस गया और मैंने उसको बोला मैम ये सीन हो गया। तो वो मेरे साथ आई, बता कहाँ कौन सा टैक्सी वाला था। तो तब तक तो कोई मिला नहीं वहाँ पे, तो ये इंसिडेंट हुआ था। नहीं तो उस दिन तो मेरे साथ कांड हो जाता। भाई लेकिन दाद देनी पड़ेगी यार, ऐसे इलाके में बंदे का गला पकड़ के वहां से बच के निकलना भाई साहब। मतलब मैं सोचा यार उनका आज मेरा लास्ट दिन है लाइफ का, लेकिन कैसे तैसे निकल गया। सिचुएशन भी ऐसी होती है, मरता क्या नहीं कुछ करता, कर, कुछ ना कुछ हाँ, टेक्निक कुछ तो लगाता है करेगा आदमी ना। फिर, हाँ। आदमी वैसे ही मरने वाला है, तो आदमी कैसे तैसे कुछ तो करेगा ना। लात बजाएगा, कुछ तो करेगा। वेपन था उसके पास कोई ऐसा? वेपन मैंने तो देखा नहीं, वेपन नहीं था शायद उसके और जब आप होटल गए तो आपने फिर कैसे पैसे वैसे को कैसे करा? पैसे मैंने उसको बोला मैम पैसे है नहीं मेरे पास। तो उसने एक बंदे को कॉल किया, वो टैप मशीन रहती है ना, वो लेके आया मेरे कार्ड में। उस टाइम पे गिनती के मेरे कार्ड में थे 1000 रुपये, लिटरली 1000 रुपये थे। मैंने उसको स्वाइप करके मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा, वो मांग रही थी 1200-1500 रुपये मांग रही थी। मैंने कहा मैम देखो पैसे हैं नहीं, अब आप मेरी जान ले लो, कुछ भी ले लो, मैं 3 दिन बाद वापस, मेरे को फ़्लाइट है मेरी इजिप्ट के लिए, तो मैं जाऊंगा। बिकॉज इजिप्ट में परमिट मांगते हैं, इस वजह से डिनाई किया था उन लोगों ने। तो उसने मेरी कंडीशन समझी और उसने बोला कि चलो कोई नहीं, मैं देख लूँगी। तो फिर उसको मैंने टैप करके, उसने बोला कि कोई नहीं, 1000 रुपये में उसने एक्सेप्ट कर लिया। और फिर अगले दिन बोली कि मेरे से बिना पूछे इस होटल से मत निकलना। और मेरा तो डर वैसे ही बैठ गया, मेरी तो हिम्मत ही नहीं बाहर जाने की। मैंने उसको बोला वो खाना तो मुझे अंदर ही ला के दे। पूछा कि ये कहाँ ले जाते हैं किडनैप करके, बाय चांस आप नहीं छूटते? वो बोली कि इथोपिया में ये चीज़ नॉर्मल है, टैक्सी वाले लेके कहीं नहीं जाते। बोलते कि इनका ऐसा है कि टैक्सी वाले, अगर तुम किसी ढंग के टैक्सी वाले को नहीं लोगे ना, जो वहाँ पे अपने ओला उबेर चलती है, वहाँ पे इस तरीके से वहाँ पे भी चलती है। बोलते ऑथराइज बुक करो, नॉर्मल बुक करोगे तो वो आपसे ऐसे ही लेंगे, लूट कसोट करेंगे। और एज अ फॉरेनर वो लोग देख लेते भाई वाइट कलर है, इसको तो लूटो। पैसों के लिए ही करते हैं, बाकी मारते करते नहीं है। वो बोली कि मारते नहीं है, बस वही है कि अगर जितना दोगे उतने में दे के छोड़ देंगे वो आपको। तो इसके बाद आप इजिप्ट गए? इसके बाद मैं इजिप्ट किया था। इजिप्ट अफ्रीका की कंट्री है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। पर वहाँ भी हमने सुना है स्कैम बहुत है। स्कैम वो ऐसे तरह के नहीं है, जैसे मैं सपोज गया, मेरे को घोड़ा लेना है, वो राइड रहती है ना पिरामिड वगैरह में, तो वो पहले आपसे बोलेंगे मैं 10 रुपये लूँगा। राइड करके आएंगे तो बोलेंगे नहीं 10 रुपये नहीं, 100 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसे करके स्कैम करते हैं। बाकी वो नॉर्मल ऐसे लूट कसोट वाला काम नहीं। अरे अभी वहाँ कुत्ता एक चढ़ गया इसी टॉप पे, हाँ वो भी एक रील बड़ी देखी थी, वो बोल रहे थे कि भाई ये पिरामिड में छुपा हुआ। ऊपर तक पहुंचा कैसे, लोग ये बातें बना रहे हैं। फिर कुत्ते, एक वीडियो है कुत्ता उतर रहा है, दिखा रहा है ऐसे चला था। हाँ मैंने भी देखी थी वो। भाई अरेस्ट कौन सी कंट्री में हुआ था, वो क्या स्टोरी थी? वो जॉर्डन में। वो जब मैं इजिप्ट से जॉर्डन गया था, तो इजिप्ट से जॉर्डन की जो फ़्लाइट है वो 4000 रुपये की है, 3-4 हज़ार रुपये की। तो मैंने कहा यार अब घर जाना है तो ये पास में कंट्री है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पास की कंट्री कर लूँ, बिकॉज बजट में ट्रैवल करना है तो आपको देखना पड़ता है उस हिसाब से। तो मैंने कहा 4000 की है तो चलते हैं इजिप्ट। और वीज़ा ऑन अराइवल था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे जब तक तुम्हारे पास बड़ी कंट्री का वीज़ा नहीं है तब तक वो लोग एंट्री नहीं देते हैं। लेकिन वही है, अगर तुम अकेले आ रहे हो, वहाँ पे डोंकी रूट बहुत चलता है, इस वजह से मेरे को जेल में डाला था उन लोगों ने। तो मैं शाम को 8:30 बजे पहुँचा, उसने देखा इंडियन पासपोर्ट, मेरे से पूछा भी नहीं उसने। और पहली बार ज़िंदगी में मैंने रिटर्न टिकट बुक कर रखी थी कंफर्म, और पहली बार पेड होटल बुकिंग कर रखे थे, और JR पास ले रखा था। सब मैंने 60-70 हज़ार रुपये खर्च कर दिए थे उस कंट्री में। तो उसने पासपोर्ट देखा और एक मतलब हाँ इतना ही बड़ा कमरा होगा, मतलब 10x10 का होगा मेरे हिसाब से, उसके अंदर जाके बंद कर दिया। और उसके अंदर अफ्रीकन भी थे काफ़ी सारे। तो आपको एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया था? एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया था, पूछा भी नहीं मेरे से कि भाई आप कौन हो, क्या हो, क्यों आए हो, क्या हिस्ट्री है, कुछ नहीं पूछा। पासपोर्ट आपको ये शक किया उनपे कि ये डोंकी रूट से आया है, क्योंकि इसके पासपोर्ट पे बड़ी कंट्री का ठप्पा नहीं है। हाँ, क्योंकि इजिप्ट क्या है कि इजिप्ट में वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, तो ये डोंकी रूट वाले ऐसे ही करते हैं। इथोपिया जाते हैं, इथोपिया से इजिप्ट जाते हैं, वहाँ थोड़े दिन रुकते हैं, एजेंट बोलता है कि हाँ तुम्हें यहाँ पे जाना है,
तो ये लोग इस तरीके से ट्रैवल करते हैं अराइवल कंट्रीज़ के अंदर। तो फिर उसने अंदर डाल दिया और उस टाइम पे रमज़ान चल रहा था। अब सारा दिन खाना नहीं खाया, रात को भी खाना नहीं दिया। सुबह 4 बजे ऐसे जैसे कुत्तों को खाना देते हैं ना, वो दरवाजे के नीचे कट कर रखा था, वहाँ से खाना फेंका मतलब उसने, और उसके अंदर राइस थे और लेग पीस था। तो वो फेंका। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैंने देखा, मैं सोफे पे सो रहा था, मैं तो ऐसे ही टेंशन में, तो मैंने कुछ नहीं खाया, फिर मैं सो गया दोबारा। आप रूम में अकेले थे पूरे रूम में? नहीं, 4 लोग और थे, अफ्रीकन थे या अरेबिक लोग तो थे। ये नहीं सोचा चावल खा लूं? उसके ऊपर ही वो रखा था, और मैंने कहा यार अब एक वो इंडियन माइंडसेट रहता है ना, ये तो मिक्स हो गया। तो फिर मैंने खाया नहीं, और उस टाइम पे मन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यार मेरे तो टेंशन रखी, मैं इतना पैसा खराब कर दिया मैंने और अब ये एंट्री भी नहीं दे रहे मुझे। तो फिर मॉर्निंग हो गई होगी मेरे हिसाब से। फिर मैंने उनसे पूछा, मुझको सर मुझे बात करनी है कहीं पे। तो उसने फ़ोन बोला 5 मिनट ओनली। फिर मैंने 5 मिनट, मैंने घर वालों को भी कॉल नहीं किया, और मेरे पापा के आ रखे थे 50 मिस कॉल। मेरे पापा मुझे डेली कॉल करते हैं, मतलब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जब से, मेरे पापा बहुत, वो एक रहता है ना हर फैमिली को डर लगा रहता है, और वो मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट ट्रैवल कर रहा हूँ, वो बिल्कुल भी मेरे को सपोर्ट नहीं करते। इतना घूम हाँ, जाके वो सपोर्ट नहीं करते मुझे बिल्कुल भी। तो फिर उनके 50 कॉल आ रखे थे, मैंने उनको कॉल नहीं किया। मैंने मेरे रिलेटिव में एक है अंकल, उनको कॉल किया मैंने सीधा, और उस टाइम पे वो बर्लिन इंडियन एम्बेसी में थे। तो उनको बोला उनको ये हो गया, तो बोले कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे। जब तक बात कर रहा था उसने फ़ोन कोस लिया और बोला गो इनसाइड, और उनको इंग्लिश भी नहीं आ रही थी, तो मुझे धक्का मार के उसने अंदर कमरे में डाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैंने उसको बोला थोड़ी देर बाद मेरे को बाथरूम जाना है, नो 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 ऐसे गुस्से में बोलने लगा मुझे, और मेरा बाथरूम तो अब क्या करे, ब्लैडर मेरा पूरा भर गया, बहुत तेज़ पेन कर रहा था। फिर मैंने बोला मुझे सर जाने दो प्लीज़ प्लीज़, तो नहीं जाने दिया उसने। अब क्या करे, अब बैठा वहाँ पे झेल रहा था। फिर जो मेरे पास पानी की बोतल थी उसमें बाथरूम किया उन सबके सामने, अब क्या ऑप्शन था। फिर वहाँ से निकले कैसे आप? लगभग दोपहर के आसपास मैंने दोबारा से उनसे फ़ोन मांगा, और उनमें उन्होंने एक जो जॉर्डन में इंडियन एम्बेसी में एक थे बंदे, उनका नंबर दिया उन्होंने। तो मैंने उनको कॉल किया, वो बोले कि उनको बोल दूतावास से कॉल आया, उनको बोल कि बात करें। नहीं बात किया, फ़ोन कोस लिया। फिर मैंने कहा यार देख अब डिपोर्ट करेंगे तो कर देंगे, बहुत देर होगी, कोई नहीं आया एयरपोर्ट में मुझे ढूंढने। और 6:30 बजे एक बंदा आता है, बोलता है कि आपकी 8:30 बजे इजिप्ट के लिए फ़्लाइट है, डिपोर्ट कर रहे हैं आपको। फिर लगभग 7:30 बजे के आसपास एक उनका ऑफिसर आता है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ का पुलिस ऑफिसर, और वो मीना कर रहा था। तो मैंने कहा हाँ यस मी। तो फिर वो बोलता मीना, मैंने कहा हाँ धीरज। तो फिर वो उसके फ़ोन में उर्दू में मेरा नाम लिखा हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप में, तो बोलता कम विथ मी। तो मैंने सारा सामान लिया, और उस बंदे ने मेरा फॉर्म खुद भरा, वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म खुद भरा, पासपोर्ट पे स्टाम्प खुद लगाई उसने, काउंटर पे जाके मेरे लिए टैक्सी बुक की, मुझे एयरपोर्ट के बाहर छोड़ा, और टैक्सी वाले को बोला जब तक ये एयरपोर्ट वो इसके होटल ना पहुँचे तो इसको प्रॉपर होटल में पहुँचा के आना, क्योंकि पीछे से दबाव आया इंडियन एम्बेसी का। उन्होंने बोला कि तुम किस तरीके से इस तरीके से हराश कर रहे हो। और फिर जाके फिर मैं अगले दिन वो जो एम्बेसडर थे जिन्होंने मुझे हेल्प की थी उनसे मिला। उन्होंने बोला कि यार आपकी गलती नहीं है, यहाँ पे ये जो डोंकी रूट लेते हैं ना, इन लोगों ने काफ़ी बसड़ कर रखी है यहाँ पे, इस वजह से ये गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है। और इंडियन को लेके है ना वहाँ पे काफ़ी चल भी रहा है, वो लोग है ना इंडियंस को देख के ऐसे सोचते हैं कि आ गए भूखे नंगे यहाँ पे, ऐसा है। भाई डोंकी मारते हुए तो इंडियन ज़्यादा है, इंडियन ज़्यादा हैं इसी वजह से। देसी लोग मार देते हैं डोंकी पैसा बचाने के चक्कर में, बस पहुंच जाए अगले देश में। हाँ ये तो है। अच्छा भाई, आप इतना घूमते हो, आप काउच सर्फिंग भी बहुत करते हो, तो मैं आपकी वो स्टोरीज जानना चाहता हूँ, कुछ ऐसी वियर्ड स्टोरीज, आप किसी स्ट्रेंजर के यहाँ गए हो रहने के लिए और कुछ हुआ हो बढ़िया एक्सपीरियंस। काउच सर्फिंग होता क्या है ये ऑडियंस को एक बार बता दो पहले आप। काउच सर्फिंग क्या है कि बहुत पहले से चल रहा है, और काउच सर्फिंग में आप लोग फ्री में स्टे कर सकते हो। ये एक ऐप है, वेबसाइट है, एप्लीकेशन है और वेबसाइट भी है, तो लेकिन लोग ऐप यूज़ करते हैं। लोगों ने अपने घर लिस्ट करे हुए हैं इसमें। हाँ, घर लिस्ट नहीं करे हुए, जैसे सपोज अभी अपना घर है यहाँ पे, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, मैं भी ट्रैवलर हूँ और मुझे ट्रैवल करना पसंद है, तो हम लोग ट्रैवलर से मिलते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, तो लोगों को उनके एक्सपीरियंसेस जानना बहुत पसंद है, इस वजह से ये काउच सर्फिंग कम्युनिटी है। और आप तो लोग कौन सी कंट्रीज में काउच सर्फिंग करी हुई है? लगभग सभी कंट्री में की है मैंने। थोड़ा बताओ कुछ अब एक्सपीरियंस। जैसे मेरे साथ चोट हुई थी केनिया में। अफ्रीका में क्या मैं कोशिश करता हूँ हर कंट्री में काउच सर्फिंग करूँ ताकि मुझे लोकल इन्फॉर्मेशन मिले।
पैसे बचाने के चक्कर में नहीं मैं रहता वहाँ पे, मेन रहता है कि लोकल से पता लग जाता है कि यार यहाँ पे कौन सी इंटरेस्टिंग जगह है विजिट करने के लिए। तो फिर मैं जब केनिया से युगांडा जा रहा था तो एक बॉर्डर के पास एक टाउन था, उसके पास मैं रुका, उस बंदे के पास तो रुका, और उसने क्या है उसके घर के बगल में एक कमरा था, वहाँ पे मुझे दे दिया कि बोले यहाँ पे रह ले तू। फिर मैं वहाँ पे रह रहा था, तो उस रात को मेरे को बोलता है कि चलते हैं अपन पब में चलते हैं। मैंने अब यार किसी के पास रह रहे हैं, उसको ये थोड़ी बोलूँगा कि यार मैं नहीं जाऊँगा तेरे साथ, फिर वो एक रहता है ना कि यार इसको मैं फ्री स्टे कर रहा हूँ, ये तो साला जा ही नहीं रहा मेरे साथ में तो मैंने कहा यार चलते हैं, कोई नहीं। और फिर मैं उसके साथ चला गया, और मैंने क्या डोर को लॉक नहीं किया, पीछे से मेरा लैपटॉप ले गया। और उस टाइम पे मेरे को इतना हेडेक हो, वापस आके देखा मेरा लैपटॉप ले गया, जेब में मेरे पाउच में थे लगभग $200 के आसपास थे, तो वो भी ले गया। तो फिर मैंने उसको बोला यार मेरा लैपटॉप चला गया, और उसके बगल में एक लड़का भी था जो उसके घर में रह रहा था, बोला कि मैंने कहीं नहीं सुना यहाँ पे ले गया, और मैंने देखा भी नहीं किसी को, मुझे तो उसी पे शक जा रहा था यार उसके घर से चोरी हुआ है तो इसी ने करवाया होगा। तो बोला कि हमने तो नहीं किया। बोलता है कि अगर दिक्कत है तो कल पुलिस चलेंगे। अगले दिन हम लोग पुलिस स्टेशन गए, पुलिस वाला बोलता है गिव मी $1,000 $1,000 देन ओनली आई कैन स्टार्ट एप्लीकेशन। अच्छा, तो बोलता कंप्लेन लिखने के मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है। बोलता है कि कंप्लेन लिखने के मेरे को $1,000 दे। मैंने कहा यार $1,000, बोलता है कि और वो भी गारंटी नहीं है आपका लैपटॉप मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। बोला हमारे केनिया में ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि हम लोग ट्रैक कर सकें। अच्छा। मैंने कहा फिर तू $1,000 किस चीज़ के ले रहा है, क्यों कंप्लेन करवाऊँ मैं? सही बात है। मैंने उसको बोला मुझको देख कुछ मुझे पता अफ्रीका के लोग कुछ काम नहीं करते, उनको करप्शन है। मैंने कंप्लेन नॉर्मल लिखवाई वहाँ पे। फिर वो उसको मैंने पैसे वैसे नहीं दिए, वो जो मेरे साथ बंदा था उसने बात की उससे और कंप्लेन लिखवाई हमने कैसे तैसे। हम लोग कंप्लेन लिखवा के वापस आ गए, और उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया अब क्या किया जाए। तो मेरा तो पूरा चला गया सारा पैसा वैसा, और मेरा प्लान था पूरा ईस्ट अफ्रीका ट्रिप करने का। तो उस टाइम पे अब काफ़ी हेडेक हो गया। मैंने फिर खुद को समझाया, मुझे यार देख चीज़ें होती रहती है, कंटिन्यू कर ट्रिप को। और वो ट्रिप पूरी वाहियात थी मेरी लाइफ की। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।